Hey guys, welcome back to the channel. So finally you guys have enrolled in this crash course and now this is the first video lecture which you'll be watching after enrolling in your crash course. So what we are starting is the chapter number 1 of NCERT and that is रियल नंबर्स. तो पॉलिनोमियल्स का लेक्चर आप लोग देख चुके हो, आप लोग समझ चुके हो पूरा का पूरा. रियल नंबर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हो. रियल नंबर्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले आज की लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपका कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बेसिस पर है. पी डिवाइड जे स्क्वायर वाला थियरम और आपका कॉम्पोजिट नंबर वाला थियरम. वो डिस्कस करने से पहले यार एक बार ये याद कर लेते कि इस साल क्या नहीं आने वाला. तो इस साल आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं आ रहा. तो जहां से 6 मार्क का क्वेश्चन बनता था वो अब नहीं आने वाला. दैट मींस वापस मेरी पढ़ाई और आसान हो गई इस साल. मतलब पहले से जैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स में देख रहे थे डिवीजन नहीं आ रहा, इसमें भी डिवीजन नहीं आ रहा. मतलब मेरा नंबर लाना इस चैप्टर में ज्यादा आसान है. तो बढ़ते यार बिना टाइम वेस्ट के इस चैप्टर की तरफ. और ये है हमारा रियल नंबर्स पार्ट 1 एंड what we'll be looking in this chapter. Let's discuss that first and let's move on to our class. So real numbers, we'll be having 4 parts which we'll be discussing in this chapter. First is फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. जो आपके 2 थ्योरम है टेक्स्ट बुक में जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इस लेक्चर में होगा. नेक्स्ट लेक्चर में वील बी डिस्कसिंग एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और वो हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के. लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो एचसीएफ है और ये जो एलसीएम है ये खुद 2 नंबर का बना हुआ है. मतलब हम लोग कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम अगर लेंगे तो वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स के इक्वल आते हैं. थर्ड पार्ट इररेशनल नंबर्स. ये इररेशनल नंबर्स कौन सा पार्ट है, वेयर वी विल बी लुकिंग एट हाउ टू प्रूव वेदर given number is irrational or not. And the last part is rational numbers with decimal expansion जिसके अंदर हम लोग 2 की पावर n 5 की पावर m वाले देखेंगे. and we'll be looking कि डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर हो तो क्या आता है, कैसे कोई चीजें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वगैरह होती है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे. तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं ऑन द टॉपिक fundamental theorem of arithmetic. So finally we are starting with the first lecture. So guys शुरू करते हैं ये चैप्टर. So guys fundamental theorem of arithmetic, 2 theorems, theorem 1, theorem 2. theorem 1 क्या स्टेट करता है, सबसे पहले तो वो पढ़ते हैं. theorem 1 स्टेट करता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, पहले तो याद करना है यार कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं. तो वी नो the fact that numbers are of 2 kinds, composite, prime. prime क्या होता है, the number itself into 1. जो प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर itself और 1. ठीक है. और जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं वो होते हैं बाकी सारे नंबर्स. तो ये बात हमें पता है. आगे बढ़ते हैं. देखो मैंने रियल नंबर्स एक्सप्लेन नहीं किया. आई नो एवरीबॉडी नोस कि रियल नंबर्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. आपके p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम्स. ये सारी चीजें होती है, ये सब आप लोग को आइडिया है. मैं यहां पर नहीं जा रहा. वी आर डायरेक्टली फोकसिंग ऑन द चैप्टर क्रैश कोर्स है. ठीक है. एवरी कॉम्पोजिट नंबर, हम लोग ये सारे नंबर्स देख रहे हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. पहले तो हमें ये समझना है कि क्या सारे कॉम्पोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आ सकते हैं. जी हाँ. ये आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कि अगर मुझे 52 दिया हुआ है तो मैं 52 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे लिख सकता हूं, बाय फैक्टराइजिंग इट. 2 इधर आ जाएगा 26, 2 इधर आ जाएगा 13, 13 और 1. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें 2 इंटू 2 इंटू 13 मेरा क्या बन जाएगा, 52. So every composite number can be represented into product of primes. क्योंकि आपको पता है 2 is a prime number and 13 is a prime number. तो product of prime में हमने एक composite number को split कर दिया. And this factorization is unique. क्यों unique है, बहुत ही सिंपल सी बात है. 51 की factorization क्या होगी, 3, 17, 17. आंसर क्या हो गया, 51 is equal to 3 into 17.
क्या 51 और 52 की फैक्टराइजेशन सेम है? जी नहीं. That means and this factorization is unique. लेकिन इसमें यूनिकनेस कहां पर लॉस होती है? फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. इसका मतलब क्या? कोई बोलता है भाई 51 को 17 इंटू 3 लिखना है, तो कोई बोलता है 3 इंटू 17 लिखना है. तो ऑब्वियसली यार अब मल्टीप्लीकेशन है, कम्यूटेटिव है, ये तो आप लोग को पता है ना कि सेम होते हैं. तो बस, तो थ्योरम 1 क्या स्टेट करता है? कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, वी कैन एक्सप्रेस इट इन प्राइम नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं. और हम लोग कैसे लिखते हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूं. 52 विल बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 13. व्हाट वी जनरली डू इज हम लोग पावर्स लिख देते हैं. आप लोग को पता है कि 2 स्क्वायर यहां पर आप लोग को दिख रहा है, तो हम लोग पावर्स के अंदर चढ़ा देते हैं. एंड यहां पर फर्क क्या है कि आप 13 इंटू 2 स्क्वायर लिखो या 2 स्क्वायर इंटू 13 लिखो, जिस ऑर्डर में आप अरेंज कर रहे हो उसका कोई लेना देना नहीं है. बट the fact is composite can be expressed in product of primes. Theorem number 1, the most important theorem. Let's move on to theorem number 2. And what does it say? It says let p be a prime number and p divides a square, where a is a positive integer, then p divides a also. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. बहुत ही बड़ा चीज दी हुई है. इतना मुझे पता है कि p एक मेरा प्राइम नंबर है. ठीक है, वो चीज मैंने लिखी हुई है. p मेरा एक प्राइम नंबर है. p a स्क्वायर को डिवाइड करता है. इसका मतलब क्या हुआ? लेट सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 196. 196 किसका स्क्वायर है? यू नो द फैक्ट, इट इज 14 स्क्वायर. p डिवाइड्स a स्क्वायर. पहले तो 196 को फैक्टराइज करते हैं. 2 यहां पर आप लोग को दिख रहा है कि 98 हो जाएगा. 2 यहां पर 49 हो जाएगा. 7 और 7. बहुत ही लोग सिंपल लॉजिक बोलते हैं यार 14 स्क्वायर लिखा हुआ है यार, क्यों मगजमारी कर रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर लिख. मैंने ऐसे लिख दिया. ठीक है, सिर्फ फैक्टर्स बता दिया. अब आप लोग को एक चीज दिख रही है कि 196 को आई कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7. लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर. दिस इज योर a स्क्वायर. p हम लोग इनमें से कुछ भी मान लेते हैं. आइदर हम लोग 2 मान लेते या फिर हम लोग 7 मान लेते. अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. कोई बंदा सोच सकता है यार हम लोग p को 2 स्क्वायर क्यों नहीं मान रहे, 7 स्क्वायर क्यों नहीं मान रहे. लाले लॉजिक लगाओ, क्यों नहीं मान रहे? p स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2. अगर आप 2 मानते हो तो p को क्या मानोगे? 4. 4 तो कॉम्पोजिट हुआ ना, लेकिन p की कंडीशन क्या है कि वो प्राइम है, इसलिए. ठीक है, तो अगर मैंने p को 2 माना तो ऑब्वियस सी बात है 196 2 से डिविजिबल है. ठीक है, समझ में आ गया. p डिवाइड्स a ऑल्सो. अगर a स्क्वायर 196 है तो a क्या होगा? 14. और 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 7. समझ में आ गया आई होप सबको. अगर 2 196 को डिवाइड कर रहा है तो 2 14 को भी डिवाइड करेगा. क्या आई बात समझ? और जिन्होंने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है, वैसे तो सबने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर सबको याद आ रहा है तो सारे इर्रेशनल वाले कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग यही लगाते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 2b स्क्वायर लिखा हुआ है दैट मींस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. तो आप लोग को इतना भी लॉजिक पता है कि 2 डिवाइड्स a एज वेल. हम लोग इसी बेसिस पर हम लोग पूरा का पूरा इर्रेशनल को प्रूफ करते हैं. सो थ्योरम 2 हमारा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है जो इस चैप्टर का बेस बनेगा. एंड एवरीबॉडी नोज √2 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल या 3 + √5 इज इर्रेशनल. यही प्रूफ तो आने ही वाला है 3 मार्क या 4 मार्क के अंदर. मतलब 3 मार्क के क्वेश्चन है और 5 मार्क के, तो 3 मार्क में ये आने ही वाला है. ये सबको पता है कि इर्रेशनल प्रूविंग आएगा ही आएगा. सही बात. तो थ्योरम 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट. तो गाइस लेक्चर खत्म. ठीक है ना, आज इतना ही था. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. This is Yojit Basin signing off from T7T. Meet you in the next lecture where we will discussing about which topic? HCF and LCM. Thank you guys for watching. Meet you soon. Bye bye. Take care. Thank you.